नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में कल जो है CAA यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हो चुका है। और आज हर किसी के जुबान पर जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश में जो मुस्लिम से व्यक्ति रह रहे हैं उनकी नागरिकता इस CAA कानून से चली जाएगी। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझें और जो झूठ या अफवाहें जो लोग फैलाते हैं उनसे बचें। ठीक है कि क्या एक्चुअल में जो CAA लागू हुआ है उससे हमारे देश के किसी व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी और क्या इससे नुकसान होने वाला है और क्या इसकी फायदा होने वाले हैं, उन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नुकसान होगा वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक इमोशंस को अलग रखिए किसी पार्टी या किसी देश किसी पार्टी से बढ़कर के हम अपने राष्ट्र के बारे में सोच करके इस वीडियो को थोड़ा एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम जो है बात करेंगे आगे। ठीक है, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले कि आप लोगों को पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का था, ये अभी लागू हो चुका है। आज मतलब ये कल की थी, एक्चुअली में मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं जो है वीडियो को आपको टाइम से नहीं ले पाया, लेकिन ये कल का न्यूज है। तो देश में आज से लागू हुआ CAA। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि थोड़ी सी इसमें जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया। ठीक है, इसके साथ ही देश भर में ये कानून क्या हुआ है, लागू हो गया। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम, समझना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट, जो इंपोर्टेंट है वो ये है कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हमारे यहां पर आकर के रह रहे हैं या यहां पर आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी, ना कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। उसके बाद ये है CAA देश भर में लागू हुआ। भारतीय नागरिकता कानून CAA 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में संसद में पेश किया गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है, वो आप लोगों को बता रहा हूं। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने पास किया और अगले ही दिन यानी 11 दिसंबर को 2019 को ये क्या हुआ, राज्यसभा से पास हो गया। और अगले ही दिन 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या हुआ, कानून बन गया। ठीक है, लेकिन कानून कुछ कारणों से, क्योंकि उस समय जैसे ही ये लागू हुआ था उस समय हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़क उठे, लोगों ने जो है इसका भारी तरीके से विरोध किया, जिसके बाद मजबूरन सरकार को उस समय ये वापस लेना पड़ा। लेकिन कल से इसे फिर लागू कर दिया है, यानी 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी कर दी। ठीक है, आगे ये भारत का राजपत्र है। इसके बाद ये अब जो है राष्ट्रपति के संशोधन के बाद, वो हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। कानून पहले ही हो चुके हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। संशोधन 3 पड़ोसी देशों के मैं आप लोगों को बता चुका हूं। धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण ली है या मांगी थी, इसमें एक एग्जैक्ट डेट है 31 दिसंबर 2014। ये डेट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में हमारे कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको हम जो है यहां से चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको भारत की नागरिकता देने का अधिकार है। किसको, जो भारत में शरणार्थी आए हुए हैं और वो गैर मुस्लिम है। सबसे बड़ी बात ये है, 3 देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जो अपने यहां पर तो माइनॉरिटी ये नहीं है, लेकिन उन देशों में ये बहुत माइनॉरिटी है। तो उनको, जैसे इसमें कौन हो गए, हिंदू, यानी पाकिस्तान में हिंदू की संख्या लगभग 10 से 12% है। वहीं सिख, उनकी संख्या तो 0 कुछ % है। बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनकी संख्या जो है वहां पर लगभग अल्पसंख्यक है या माइनॉरिटीज में। इस वजह से इन सभी को क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये प्रमुख मुद्दे क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। दशकों से पीड़ित जो शरणार्थी है उनको सम्मानजनक जीवन देना इस कानून की वो है। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक भाषा या जो पहचान है उसकी रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार उनके सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, ये चीज हमें समझनी है। क्या गलतफहमियां फैलाई जा रही है, सबसे पहला, यह नागरिकता देने का कानून है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हम सभी का ये परम कर्तव्य भी है कि इसकी जो गलत फहमियां हैं, जो लोग गलत बातों को फैलाते हैं, उनको हम जो है एक्सपोज करें, उनके झूठ को पर्दाफाश करें, यानी उनकी बातों में ना आए। कुल मिलाकर के ये है। ठीक है, तो ये नागरिकता देने का कानून है और CAA से किसी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
यानी चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी धर्म से हो, एक्स वाई जेड, लेकिन उसकी सीएए कानून से नागरिकता नहीं जाएगी। उसे सिर्फ और सिर्फ इस कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ठीक है। दूसरी बात, यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बरसों से उत्पीड़न सहा है, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। इनमें मैंने आप लोगों को 6 कम्युनिटीज बताई है, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो कि इन तीनों कंट्रियों में कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या कह रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं, जिस वजह से इनको जो है ये सारी चीजें होंगी। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब हम लागू कर रहे हैं। हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा आप लोग यहां पे मैप पे देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है, उसके बगल में ये पाकिस्तान है और इधर ये बांग्लादेश। केवल और केवल इन 3 देश के व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी जो कि गैर मुस्लिम है। यहां पर ये आबादी दी हुई है 2017 के अनुसार, पाकिस्तान रिलीजियस डायवर्सिटी एज पर 2017 के अनुसार। हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन देशों में यानी पाकिस्तान में जो है मुस्लिम्स की संख्या कितनी है और हिंदूज की संख्या कितनी है, क्रिश्चियंस की संख्या कितनी है, यानी ये जो चीजें हैं वहां पर बिल्कुल माइनॉरिटीज में है। जैसे आप देख सकते हैं हिंदूज की संख्या केवल 2.14% है और वहीं मुस्लिम्स की जो संख्या है वहां पर 96.47 है। इसी वजह से इन लोगों को क्या है, अक्सर करके वहां पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। लोग जो है इनके कह सकते हैं कि उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, इनको मतलब सम्मानजनक जीवन वहां पर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ये लोग क्या है पाकिस्तान छोड़ करके हमारे यहां पर आते हैं, ठीक है, या किसी अन्य देश में भी चले जाते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को जो है भारत की सरकार क्या कर रही है, नागरिकता दे रही है। आप समझ सकते हैं कि केवल अभी 2.14% है, जो कि 1947 में लगभग 21 से 22% हिंदूज जो है पाकिस्तान में रह रहे थे, ठीक है। ये 1951 का परसेंट है, आप लोग देख सकते हैं यहां पे 12% था। बांग्लादेश रिलीजियस, ये बांग्लादेश का रिलीजन है, अभी आप लोग देख सकते हैं 2022 में केवल 7.95% है, और जो कि 1951 में कितना था, 22% था, ठीक है। अब ये नियरली 99% हिंदूज सिख लेफ्ट अफगानिस्तान इन लास्ट 3 डेट। 99% हिंदूज ने लास्ट 3 दशकों में जो है अफगानिस्तान छोड़ दिया। ये मैंने अफगानिस्तान का बताया। अब देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया इसी चीज को, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में ये संख्या 7 लाख थी 1970 में हिंदूज की, अभी 2017 में केवल 7000 बची है। बांग्लादेश में ये संख्या 22% थी 1951 में, अभी ये 9% बची है। पाकिस्तान में ये संख्या 15% थी 1947 में, और अभी जो संख्या ये बची है 1998 में 1.6% हिंदूज की, ठीक है। इस चीज को भी समझते हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, यहां से तो ये पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था, बाद में से संसदीय समिति के पास भेजा गया, फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी, दिसंबर 2019 में से लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये यहां पर इसकी डेट तो ये पहली बार ये मतलब जो संशोधन बिल था वो 2016 में पास किया गया था, ठीक है। अभी तक ये लागू नहीं हो पाया था, तो कल इसको जो है पुनः लागू कर दिया गया है। अब यहां पर एक चीज है, इसमें शामिल जो लोग हैं इसका विरोध करने की वजह क्या है, मुस्लिम व्यक्ति इसकी विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली वजह यह है कि इसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया। उनका यह कहना है कि धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही हैं आप। अगर आपको नागरिकता देनी है तो हिंदूज को भी दीजिए, मुस्लिम्स को भी दीजिए, उन सभी व्यक्तियों को दीजिए। लेकिन सरकार का इसमें कहना यह है कि वहां पर क्या है, एक्चुअल में ये लोग जो है माइनॉरिटीज में है, 6 कम्युनिटीज के लोग, इस वजह से हम इन्हें दे रहे हैं और इसी वजह से इनको प्रताड़ित किया जाता है। जबकि मुस्लिम्स को, वो मुस्लिम्स कंट्री है और वो मुस्लिम्स को वहां पर प्रताड़ित नहीं होते, इस वजह से हम उन्हें नागरिकता नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का कहना है, ठीक है। इसी तरीके से श्रीलंका के लोग भी, मतलब श्रीलंकन जो तमिल हैं उनको भी मतलब बात की जाती है साउथ में, अगर कहीं जो है इसका विरोध होता है तो साउथ में विरोध करने का रीजन क्या है कि श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं उनको भी नागरिकता में क्यों शामिल नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, मैंने आप लोगों को इसका जवाब दे दिया कि किसी भारतीय की इससे नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए एनआरसी में क्या अंतर है, अभी ये चीज यहां पे समझनी है हमें थोड़ा। सीएए क्या है, सीएए धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। एनआरसी क्या है, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर है, ठीक है। और गैर मुस्लिम से प्रवासियों को सीएए से लाभ होने की संभावना है। सीएए से क्या होगा, जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको लाभ होगा। एनआरसी में क्या है, एनआरसी का उद्देश्य सभी गैर कानूनी अप्रवासियों को उनके धर्म के बावजूद निर्वासित करना,
ठीक है, उनके धर्म के बावजूद उनके धर्म की कोई वो नहीं होगी कि मतलब उनके धर्म को मतलब आधार पर भेदभाव किया जाए, ऐसी चीजें वो एनआरसी में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीएए में प्रावधान है। एनआरसी में क्या है? एनआरसी असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना था, जो ज्यादातर बांग्लादेश से थे और उनमें ज्यादातर मुस्लिम से थे। इस वजह से जब सरकार एनआरसी लेकर के आ रही थी तो इस वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, क्योंकि जो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए थे और असम में रह रहे थे उनको जो है एक तरीके से बाहर निकालना था। ठीक है, सीए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। एनआरसी क्या है? एनआरसी में वे लोग शामिल होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि या तो वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में रहते थे। एनआरसी से जो कि स्पेशल असम में लागू मतलब होने वाला था, उससे ये मतलब क्लियर पता चलता है कि यहां पर जो नागरिक रह रहे हैं वो 24 मार्च 1971 या उससे पहले आए हुए हैं या उनका कोई पूर्वज आया हुआ है, वो यहां पर रह रहे हैं, इस वजह से हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे 24 मार्च 1971 के बाद आते हैं और उनका कोई पूर्वज भी नहीं इसमें जो है होता है यहाँ पे पहले, उससे पहले, तो हम उन्हें जो है यहां से बाहर करेंगे। ये एनआरसी में वो था प्रावधान। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, थोड़ा इसको समझते हैं। एनपीआर, सीएए और एनआरसी में क्या फर्क है? एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सीएए क्या है? नेशनल नागरिक यानी सॉरी सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तीनों चीजों की यहाँ पे दायरे में क्या है? हर रहवासी। यहाँ पे इस पे जो भी होगा वो सारे के सारे आएंगे। सीए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाले आएंगे और एनआरसी में भारत के नागरिक आएंगे। ठीक है, मकसद क्या है? एनपीआर का मकसद है सरकारी योजना में इस्तेमाल करने के लिए हर रहवासी का डाटाबेस बनेगा। और सीए का मकसद क्या है तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। एनआरसी का मतलब क्या है? इससे घुसपैठियों की पहचान होगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोग एनआरसी और इन चीजों का विरोध करते हैं, समझते ही नहीं है उन चीजों को। और हम एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक शिक्षित कॉन्सेप्ट के साथ इन सारी चीजों को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। इसके बाद आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया है, ये फॉर्म वगैरह, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। इमिग्रेशन क्या है? सीए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है, इससे गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालना है। निकालने से लेना देना नहीं है, सीए में ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जा सकता है। ये इसके अलग अलग कानून है। सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार, ये भी चीजें हमें समझनी चाहिए। भाजपा शासित असम, त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंका नहीं है। सबसे पहले विरोध भी असम में ही हुआ था सीएए का, और उसका विरोध करने का सबसे बड़ा रीजन यही था जो मैंने आप लोगों को बताया था। असम में विरोध करने का रीजन क्या था कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 उस या उससे के बाद अगर आ रहा है और उसका कोई पूर्वज उससे पहले नहीं आया भारत में, तो उसको जो है हम पहचान करके, यानी वो उसकी पहचान एक तरीके से घुसपैठिए के रूप में की जाएगी। सीएए में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। पहले आए बाद में आए उनको नहीं दी जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर। ये सीएए को लेकर लोगों को क्या आशंका थी? सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर एक्ट बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर बाहर किया जाएगा एनआरसी बनने से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहां लौट आएंगे। आप लोग खुद इन चीजों को देखिए, थोड़ा समझिए और एनालिसिस करिए, क्या वास्तव में हमारा विरोध करना बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, इन चीजों का आप लोग यहां पर समझ सकते हो। जो हमारे यहां पर शरणार्थी रह रहा है गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जाहिर सी बात है कि उसको हमारे यहां से निकालने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। वो अलग बात है कि हम निकालते हैं या उनका पुनर्वास करते हैं, या वो एक अलग चीज है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। ठीक है, चलिए आगे। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए जो शरणार्थी? नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है। इसकी वजह भी सामने आई। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली वासी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहां युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया। लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे। इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें ज्यादा करीब लगा और वहीं बसने लगे। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, इसीलिए भी वहां से लोग आते जाते रहे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था
और पूर्वी पाकिस्तान में दो तरीके के लोग थे, एक तो मुस्लिम जो बंगाली थे और उसके अलावा कुछ और ऐसे हिंदूज भी थे जो वहां पर रह रहे थे। लेकिन जब उन पर भी वहां उन पर अत्याचार बढ़ा तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पलायन करना शुरू कर दिया। अब पलायन शुरू करने के बाद उनका जो सबसे बड़ा वो था कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसाए जाने लगे, बसने लगे। लेकिन उनको जो है सबसे ज्यादा करीबी क्या लगा, अपना बंगाली कल्चर। सबसे बड़ी बात यह है, अब जैसे मान लीजिए सीएए लागू हो जाएगा, ठीक है, और जो गैर मुस्लिम से व्यक्ति थे जो आकर के आपके पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे थे, उनको वहां पर नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और जब उनको वहां पर नागरिकता मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वहां के संसाधनों पर भी कब्जा करेंगे। अब जब वो व्यक्ति वहां के संसाधनों पर, बड़ी बड़ी नौकरियों में और सारी चीजों में जब कब्जा करेंगे तो इस वजह से जो वहां के मूल निवासी हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के जो मूल निवासी हैं, उनकी जो ताकत है वो भी चली जाएगी। इस वजह से पूर्वोत्तर के निवासी सीएए का बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसका विरोध कर रहे हैं। समझ रहा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। असम में क्या फर्क पड़ेगा, असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यही दावा 19 में किया गया था। दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। यह हालात बाकी राज्यों के हैं, ठीक है। सीएए को लेकर सरकार की तैयारी क्या है, अब ये चीज भी समझनी है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब एक चीज वहां पर जो गैर मुस्लिम से व्यक्ति आए, जब वो वहां के संसाधनों को कब्जा करेंगे, कहां के, पूर्वोत्तर राज्यों के, तो वहां के लोगों को इससे समस्या क्रिएट होगी इस वजह से, और वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब सरकार की इस चीज को लेकर के क्या तैयारी है वो भी चीजें हम डाल लेते हैं। सीएए को ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी तैयार कर लिया है। सूत्रों ने कहा है सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे अधिक आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीएए लोकसभा से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। अभी इसका वो है अल जजीरा पत्रकार नहीं, एक न्यूज एजेंसी है, इसने कहा है ब्रेकिंग इंडिया इंप्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम। ये सबसे बड़ी बात, एंटी मुस्लिम। एक्चुअली में क्या है, दूसरे देश के लोग या दूसरे देश की जो समाचार एजेंसियां हैं वो अपने हितों के हिसाब से दूसरे देश के न्यूज को अपने यहां पर छापती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस पूरे एक्सप्लेन में क्या चीजें सही लगी और क्या चीजें गलत लगी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।